वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग। आज जनरल इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो है हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक फोर्स। तो फोर्स हम लोग कहते हैं किसको हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम लोग आगे बहुत सा प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फोर्स हम लोग बोलते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हट के इसके बेसिक डिफिनेशन में जाके देखेंगे कि फोर्स क्या है। तो फोर्स हम लोग बोलते हैं किसको हैं, तो फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर बॉडी। बोर्ड पर देखोगे, फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर बॉडी। ये हो गया, क्या है ये, तो इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर बॉडी। एक्शन मतलब इफेक्ट, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हो गया। अब ये एक्शन यहाँ बेसिकली किस फॉर्म में होगा, तो ये बेसिकली पुश और पुल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर द एक्शन may be in the form of push और pull। इसलिए सबसे पहला और सिंपल डेफिनेशन जो फोर्स का होता है कि फोर्स इज द पुश और पुल, सिंपल सा डेफिनेशन ये। लेकिन हम लोग चूंकि इस डेफिनेशन से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा हम लोग बोल देते हैं ये चीज कि इट इज द एक्शन या फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी। यानी अगर दो बॉडी आपस में, जैसे एक ये बॉडी हुआ एक ये बॉडी हुआ और ये जो आके इसके ऊपर जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज द एक्शन, इसी को एक्शन बोलते हैं। और ये किस रूप में होगा, तो या तो पुश करेगा या तो पुल करेगा। तो यही चीज़ हम लोग का क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब फोर्स को हम लोग सिंबॉलिकली किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो जनरली हम लोग इसको एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका एस आई यूनिट क्या हो जाता है, तो एस आई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें कि फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। अगर डायमेंशन का बात करें कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन जो होगा ये यहाँ पर न्यूटन है, यहाँ से देख लेते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन मास का होता है m, तो मास का हो गया m, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L हो गया और सेकेंड के लिए t का पावर -2, तो ml t का पावर -2। ये हम लोग का इसमें डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज में अभी हम बात किए थे कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है न्यूटन। तो इसमें देखते हैं न्यूटन कहीं है कि नहीं, तो न्यूटन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मतलब न्यूटन के जगह पर ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस टाइप से कुछ दिए हुआ है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या है ये, तो हम जो फोर्स का भी डिफिनेशन दिए और उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए, तो उसमें लिखे हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट यहाँ पर केजी हो जाता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यही यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऑप्शन में मिल रहा है उसको टिक मार दो, तो ये है।
सेकेंड क्वेश्चन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, तो ये न्यूटन एसआई यूनिट है, केजी मास का यूनिट है, ये होगा ही नहीं, डाइन इज द आंसर, क्योंकि डाइन ही होता है सीजीएस में। एफपीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो एफपीएस में भी फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन का ही यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो F इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F मास का हो गया लूप, एक्सेलरेशन का फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लूप फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, लूप फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इफ फोर्स हैज द एबिलिटी, इज होगा यहाँ पर, इफ मिस्टेक से लिखा गया है, इज फोर्स हैज द एबिलिटी टू कॉज और डिस्ट्रॉय ए मोशन, क्या फोर्स के पास ये क्षमता है कि वो मोशन का कारण बन जाए या फिर मोशन को डिस्ट्रॉय कर दे या रोक दे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग क्या बोले हैं डिफिनेशन में कि इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर बॉडी, तो इसीलिए ये डिफिनेशन हम लोग को हमेशा काम में आता है। तो एक्शन मतलब हो सकता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है और यहाँ से कोई फोर्स लगा तो इसको ये मोशन में ला सकता है और लाता भी है, कोई भी चीज़ को हम लोग मोशन में करने के लिए फोर्स देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि ये बॉडी पहले से ही अगर मोशन में है तो क्या रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तो हम लोग फोर्स रोकने के लिए भी लगाते हैं। कोई भी व्हीकल वगैरह चलता है तो ब्रेक अप्लाई लगाते हैं, ब्रेकिंग फोर्स वहाँ लगता है। तो मतलब फोर्स का ये एबिलिटी है कि ये किसी भी बॉडी को मोशन में ला सकता है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको ये रेस्ट में भी ला सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फोर्स हैज द एबिलिटी टू कॉज और डिस्ट्रॉय ए मोशन, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन, यानी फोर्स का जो इफेक्ट है, प्रभाव जो, वो किस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में दिया है मैग्नीट्यूड, बी में दिया है नेचर, सी में दिया है डायरेक्शन और डी में दिया है ऑल। तो मैग्नीट्यूड मतलब मान, अगर इसी को लेके अगर हम चलते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बहुत कम रहेगा तो हो सकता है कि ये मोशन में ना आए, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये मोशन में तेज़ी से आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफेक्ट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। नेचर का मतलब क्या हुआ कि क्या ये मान लो छोटा सा एरिया कंसंट्रेटेड होके लग रहा है या डिस्ट्रीब्यूट होके लग रहा है, तो ये इस पे भी इफेक्ट हमारा इसका चेंज होता है। जैसे सपोज करो, इसको समझ लो, जैसे ये हमारे पास में बोर्ड है, अगर हम पिन से लेकर के या बहुत कम एरिया से यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ड्रिल करते या पेनिट्रेट करके अंदर चला जाए। लेकिन जब उस एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं, फोर्स का एरिया को बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है कि इफेक्ट उसका थोड़ा कम पड़े। ये तो नेचर पर डिपेंड करता है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर पॉइंट में है या फिर एंगल से लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है और अगर एंगल में लगेगा तो इसमें भी इफेक्ट थोड़ा सा कमता है। ये तो इस वजह से नेचर पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो डिपेंड करता है। क्यों? तो फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट में जैसे अभी बता देते, इनका यहीं पे नोट डाउन कर लो क्या कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी होता है दैट इज डिफाइंड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स का तो डायरेक्शन है और डायरेक्शन पर भी इसका इफेक्ट जो है डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी सही है,
बी भी सही है और सी भी सही है और डी, तब ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुआ है कि इफ द फोर्स वुड एक्सप्रेस इन केजी देन 9.8 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू। अगर फोर्स को केजी में एक्सप्रेस किया जाए तो 9.8 न्यूटन फोर्स कितना केजी के बराबर होगा या इक्विवेलेंट होगा। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग जी मान लेते हैं ये, तो इसका मतलब हो गया फोर्स दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, मास हम लोग को फाइंड आउट करना है और जी 9.8। अब एम ये 9.8 कैंसिल हो जाएगा तो m इक्वल टू 1 kg। तो ये जो फोर्स मास जो होगा वो 1 kg के इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये 1 kg होगा। ये है। अब हम लोग देखेंगे फोर्स का टाइप, व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोग देख रहे हैं। तो फोर्स का बेसिकली दो ही टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है, तो दो टाइप में पहला जो होता है वो होता है कोप्लानर फोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन कोप्लानर। हम संक्षिप्त में इसको समझाएंगे। टाइप में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग से एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो तुमको कोई सिचुएशन दे देगा या कोई फोर्स सिस्टम दिखा देगा, आप बोलेगा कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है। इसलिए टाइप को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं, तो को वर्ड का मतलब होता है सेम, ये को का मतलब होता है सेम, और प्लानर का यहाँ पर ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोप्लानर मतलब अगर एक ही प्लेन पे बहुत सारा फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो दैट फोर्स इज नोन एज कोप्लानर फोर्स सिस्टम। जैसे सपोज कर लो कि ये एक मेरा प्लेन है, ठीक है, इसमें कैसे भी ये F1 है, ये F2, यहाँ पर F2 फोर्स है, ये डायरेक्शन वगैरह भी जनरल समझ रहे हैं, और ये F3 फोर्स है। ये सब एक ही प्लेन पे अगर है इस प्लेन पर, तो दीज फोर्स सिस्टम आर कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो ये हम लोग का कोप्लानर फोर्स सिस्टम हो गया। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया, अगर डिफाइन करते हैं तो मेन बात इसमें क्या है, तो उसको हम सिर्फ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि इफ द फोर्स सिस्टम लाई इन सेम प्लेन में अगर रहेगा तब हम लोग बोल देते हैं कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ठीक है। अब कोप्लानर फोर्स सिस्टम जो है ये फर्दर डिवाइडेड है 2-3 टाइप में। तो क्या है इसका 2-3 टाइप, तो देखो पहला इसमें होता है कौन करंट फोर्स सिस्टम। कौन करंट फोर्स समझते भी जाएंगे। कौन करंट फोर्स सिस्टम का मतलब कि अगर 3 फोर्स है, 4 फोर्स है, 2 फोर्स है, 5 फोर्स है, और सब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे देखो ये डायग्राम से देख लो कि कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये F1 है, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। तो ये जो है तीनों फोर्स इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, तो ये कॉनकरेंट फोर्स हो गया ये एक पॉइंट पर। तो इसको अगर सही से नाम ले तो
इसको हम लोग बोलते हैं कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आ चुके इसी के अंडर में पढ़ रहे थे, इसीलिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये हो गया कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो अगर इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो फोर्स सिस्टम मीट एट ए पॉइंट, सिंपल सा चीज। यहाँ पर फोर्स सिस्टम मीट एट ए पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करेगा, तब हम लोग बोलेंगे ये कॉन्करेंट है। एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप का फोर्स सिस्टम है, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे हम लोग दुकान सब में भी देखते हैं कि हैंग बल्ब को रस्सी में बांध के लटका दिया जाता है, ये इस टाइप का। तो ये जो है ना, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर टेंशन एक लग रहा है, और एक यहाँ पर टेंशन लग रहा है, एक यहाँ पर लग रहा है वेट mg। तो ये तीनों तो फोर्स ही है, इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसको क्या बोल सकते हैं, तो ए हैंगिंग लैम्प, एक अगर लैम्प को लटका रहे हैं तो ये हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। इसके बाद दूसरा जो इसमें होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बाद, वो इसमें क्या होता है, तो पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में फोर्स एक दूसरे से कभी मीट नहीं करता है, या तो 2 या 3 फोर्स है, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। ये सब बात याद रखना चाहिए कि पैरेलल फोर्स के बीच में कितना एंगल होता है। तो अगर 2 फोर्स है और पैरेलल है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स F1 और F2 के बीच में 0 डिग्री है। लेकिन अगर यही फोर्स ऐसे है F1 और ये F2 अगर नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल ही है, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स है, इसलिए 180 डिग्री। तो पैरेलल फोर्स मतलब दोज फोर्स सिस्टम विच डू नॉट मीट विथ ईच अदर, आपस में ये कभी मीट नहीं करेगा। तो ऐसा फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम, या फोर्स सिस्टम इन विच द एंगल एमंग द फोर्सेस विल बी आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। और 2 से अधिक फोर्स अगर है तो हो सकता है कि ये एंगल रिपीट भी हो जाए। जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखो F3 हम दे दिए, तो F3 F1 के बीच में भी 0 डिग्री है। अगर यहाँ पर ऐसे कर दिए F4, तो मतलब F2 F4 के बीच में 180 डिग्री भी है। तो ये चीज़ें तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो। यानी अगर एंगुलर डिफरेंस या एंगल से अगर F3 या F1 में कितना है, तो ये 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो फोर्सेस क्या इसमें मेन बात हुआ, तो फोर्सेस नेवर मीट विथ ईच अदर, मीट विथ ईच अदर, ईच अदर। तो ऐसा को हम लोग बोल देते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो होता है आगे, वो होता है कोलिनियर, कोप्लानर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ये हो गया। तो कोलिनियर मीन्स इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये अगर फोर्स इस टाइप से है
F1 F2। इसका हम लोग एग्जाम्पल नहीं बात किए, पैरेलल फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल अगर देख लेते तब फिर इसको कोलिनियर को हम लोग देखेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल छूट गया था, इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम का। तो गार्डन में जो बच्चा लोग जो खेलता है सी-सॉ पर बैठ कर के, सी-सॉ कि एक बच्चा इधर आता है और एक बच्चा इधर आता है, तो इसका भी वेट यहाँ पर, इसका भी वेट यहाँ पर। अगर यहाँ पर सपोर्ट के कारण एक रिएक्शन लगता है तो ये भी यहाँ पर, तो ये तीनों क्या हो गया कि ये तीनों पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। ये रिएक्शन फोर्स जनरली अपवर्ड रहता है, ये एरो डाउनवर्ड दिख गया, तो ये रिएक्शन फोर्स, तो ये पैरेलल फोर्स का एग्जांपल है। तो इस टाइप का एग्जांपल सबको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल सबको थोड़ा सा याद रखना है कि सिचुएशन में या क्वेश्चन में अगर आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं। ये कोप्लानर भी है, ये वर्टिकल प्लेन में लाई करता है, तो इसलिए एक प्लेन यहाँ प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो ये सेम प्लेन में लाई करता है। इसके बाद हम लोग कोलिनियर फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कोलिनियर फोर्स मतलब क्या हो गया कि अगर 2 फोर्स है, 3 फोर्स है या 4 फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है, F1 F2 F3 F4, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में अगर है तब ये फोर्स कहलाएगा कोलिनियर फोर्स। यहाँ पर ये भी समझ लेना है कि क्या ये सिर्फ वन डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये इस टाइप से भी हो सकता है और दूसरा इधर से भी आ सकता है, ये कोलिनियर है। और अगर ऐसा फोर्स रहा तो ये भी कोलिनियर फोर्स ही है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो सपोज करो 2 आदमी है, एक ये हमारे पास में एक रोप है, एक आदमी यहाँ से खींच रहा है और एक आदमी यहाँ से खींच रहा है, तो पुलिंग ए रोप बाय द 2 पर्सन, ये कोलिनियर फोर्स का एग्जांपल है। तो कोलिनियर फोर्स को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा एक बात लिख देना है कि इफ लाइन ऑफ एक्शन, ये मेन बात है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, जितना भी फोर्स है सबका लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तब हम लोग उसको बोलेंगे कोलिनियर फोर्स। इसका जो फोर्थ टाइप जो है, फोर्थ टाइप वो होता है जनरल फोर्स सिस्टम। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जनरल फोर्स सिस्टम को क्या नाम से जानते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको नाइदर पैरेलल नॉर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ना तो पैरेलल है ना ही कॉनकरेंट है, तो जनरल फोर्स सिस्टम। डायग्राम से इसको समझेंगे कि कैसा ये फोर्स होता है, ये फोर्स सिस्टम कैसा होगा। तो देखो सपोज कर लो कि मेरे पास एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे 2-3 फोर्स को लगाओ, 2-3 फोर्स को इस बॉडी पे लगा। एक फोर्स सपोज करो कि यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स सपोज करो कि यहाँ से लग रहा है, ये F1, ये हो गया F2। एक फोर्स सपोज करो कि यहाँ से लग रहा है, यहाँ से F3। तो देखो ये क्या हो रहा है, तो हम यहाँ बैक प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो ना तो ये पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर और ना ही कॉनकरेंट दिख रहा है। तो इस टाइप का फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल अगर लेके अगर बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि कोई भी प्लेन पर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो जनरल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। प्लेन चूंकि सेम होना चाहिए, या फिर ऐसे भी तुम इमेजिन कर सकते हो
कि ये एक ट्रंक है और इसको दो आदमी इधर से पुश कर रहा है, इधर से। तो एक सपोज करो कि थोड़ा सा इधर से इंक्लाइन होकर पुश कर रहा है और एक ऐसे पुश कर रहा है, तो ये पैरेलल भी नहीं है और कंकरेंट भी नहीं है। तो इस टाइप का जो फोर्स सिस्टम जो होता है वो हमारा जनरल फोर्स सिस्टम में काउंट हो जाता है। सेम प्लेन रहता है, इसलिए थोड़ा सा जनरल फोर्स सिस्टम का एग्जांपल देने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो ये जनरल फोर्स सिस्टम हो गया। इसमें क्या रहेगा, डिफाइन कैसे करते हैं, तो फोर्स या ऐसे बोल दो, इफ फोर्स सिस्टम आर नाइदर पैरेलल नॉर कॉनकरेंट, और ना ही कॉनकरेंट रहेगा, तब हमारा फोर्स सिस्टम जनरल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। तो ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग का कोप्लानर में ये 4 टाइप। एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखोगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और तब हम लोग शुरू कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब है नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम मतलब क्या हो गया कि फोर्स एक प्लेन पे नहीं रहेगा, एक से अधिक प्लेन पे एक्ट करेगा, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इफ फोर्स सिस्टम लाई इन मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज्यादा प्लेन पे अगर लाई कर रहा है तब हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ये हो गया। इसका अगर एग्जांपल बोलेंगे तो अब एक से अधिक प्लेन में अगर बात करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो अगर स्पेस में कोई बॉडी में फोर्स लगा तो वो भी नॉन कोप्लानर है। या अगर यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ का अगर तुम बात करते हो तो जैसे देख लो, यहाँ का अगर चेयर को लेके चलते हैं तो एक चेयर में 4 लेग होता है, सभी चेयर में 4 ही होता है। तो ये 4, तो इसमें जो ये लेग के कारण जो यहाँ पर फोर्स जो लगता है, रिएक्शन फोर्स, तो ये हमारा नॉन कोप्लानर फोर्स के अंडर में आता है। क्योंकि इसमें वर्टिकल फोर्स आ रहा है, वर्टिकल फोर्स, और जमीन हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर 2 प्लेन हो गया। ये इस सब का फोर्स जो आ रहा वर्टिकल प्लेन से आ रहा और जमीन पर जा रहा, तो जमीन है हॉरिजॉन्टल, तो जो 2 प्लेन हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स। ये हो गया इस टाइप का। आप इसमें भी नॉन कोप्लानर फोर्स में भी जैसे यहाँ पर 4 टाइप देखे थे, कॉनकरेंट, पैरेलल, कोलिनियर या जनरल, उस टाइप से इसमें भी होता है कि अगर ये पैरेलल है तो बोलेंगे पैरेलल नॉन कोप्लानर फोर्स, अगर कॉनकरेंट है, सब मिल रहा है आपस में आके, तो बोलेंगे कॉनकरेंट नॉन कोप्लानर फोर्स। और अगर कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो फिर कोलिनियर नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। इस टाइप से इसमें भी होता है। यह तो क्या, इसका हम लोग जाना नहीं है, हम लोग को इस फोर्स पे रहना है, क्योंकि इसी पे हम लोग का बात होता है मैकेनिक्स में। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस पे क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन ए बेंच, देन द वेट ऑफ दीज स्टूडेंट कंस्टिट्यूट कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम या फिर नन। तो थोड़ा सा डायग्राम भी तुम देख सकते हो। जैसे मान लो ये हमारे पास में बेंच है, ये इसका 2 लेग हो गया। तो अगर 3 स्टूडेंट इस पर बैठेगा
तो ये इसी टाइप से बैठेगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये तीनों का वेट वर्टिकली W1, वर्टिकली ये W2 और ये वर्टिकली W3। तो ये देखने ही से लग रहा है कि ये पैरेलल है, और पैरेलल होगा भी, कभी मीट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। कंकरेंट नहीं होगा, ये मिलेगा ही नहीं, और ये कोलिनियर भी नहीं है। तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलिनियर फोर्स। पहला है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्स इज सेम, ऑल फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल ऑफ एबव। तो देखो, हम लोग जब कोलिनियर फोर्स का बात किए थे, उसमें बोले थे लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, तो इससे तो एक ये करेक्ट दिख रहा है। दूसरा, ऑल फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि अगर F1 इधर जा रहा है तो F2 भी इधर ही जा रहा है और F3 भी इधर ही जा रहा है। तो ये बात बोलना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जस्ट अभी बात किए हैं, इसमें बोले थे अगर ये कोलिनियर है तो ये भी कोलिनियर ही कहलाएगा। एग्जाम्पल में बोले थे कि पुलिंग ए रोप, तो पुलिंग ए रोप बाय 2 मैन, तो मतलब उसमें इस टाइप से ना पुलिंग होगा। तो ये जा रहा है राइट हैंड साइड और ये जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो डायरेक्शन यहाँ सेम नहीं रहा। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है ऑल फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन इनकरेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्स इज सेम, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड का हमने इसमें बात बोले ही नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो बोला जाता कि इसका मैग्नीट्यूड सबका सेम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब दो गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता है। तो आंसर जो इसका होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, ये करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, ये थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम हो गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। थ्योरेटिकल सवाल इस पे आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको लिख लेते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी, ये तो देखो हमारे पास में ये एक बॉडी है, ठीक है, सेम बॉडी है। हम इसका 2-3 गो डायग्राम बना ले रहे हैं ये, और इसमें हम एक ये लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 डिफरेंट सिचुएशन है, सेम लाइन है। ये पहला डायग्राम हो गया, ये दूसरा डायग्राम हो गया और ये तीसरा डायग्राम हो गया, ये हो गया। तो अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता क्या है, तो यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर ये F1 फोर्स लग रहा है या F फोर्स ही लग रहा है, तो इस फोर्स को अगर आगे स्लाइड करा दें, ए और ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C, तो अभी A पर से अगर B पर लेके चले जाएं ये फोर्स को, F फोर्स को, तब या फिर अगर B से C पर इस फोर्स को ले जाएं यहाँ पर F फोर्स को, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो सेम रहेगा। यही बात ये बोलता है। क्या बोला ये पहले कि सिंस फोर्स बीइंग ए स्लाइडिंग वेक्टर, फोर्स क्या है, एक स्लाइडिंग वेक्टर है। स्लाइडिंग वेक्टर का मतलब हो गया क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन में जो है हम लोग इसको आगे या फिर पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो फोर्स बीइंग ए स्लाइडिंग वेक्टर, इट कैन मूव इन द लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब यही हो गया कि F फोर्स
जो ए पर लग रहा था, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यही फोर्स अगर बी पर लगा तो वो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यही फोर्स अगर सी पर लगा तो ये भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम है, आप पोजीशन खाली चेंज किए हैं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी रिमेन अनचेंज, इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अपना भाषा में अगर बोलना चाहोगे या अगर तुम इसको देखना भी चाहोगे तो देख सकते हो। जैसे ये डस्टर है, हम इसको यहाँ से पुश करें तब भी आगे ही जाएगा, यहाँ से पुश करेंगे तब भी आगे ही जाएगा, और अगर यहाँ से भी अगर ऐसे पुश करें तब भी ये आगे ही जाएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यानी जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि फोर्स कैन बी मूव इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन एंड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स इफेक्ट। अब इस ऐसा करने में उसका इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो जाता है? तो रिजोल्यूशन का मतलब हो गया ब्रेक करना, तोड़ना। बात समझ गए? तो रिजोल्यूशन मीन्स क्या हो गया? ब्रेकिंग ऑफ ए फोर्स। ध्यान से सुन लोगे, ब्रेकिंग ऑफ ए फोर्स इन 2 or more parts such that the effect of the parts will be same as that of its original force। यानी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलता क्या है कि अगर एक फोर्स है और ये मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया F फोर्स, ये हो गया ओरिजिन। तो ये F फोर्स को जो हम ब्रेक करेंगे इनटू 2 or more पार्ट, तो 3 डायमेंशन लिए हैं तो 3 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर लाएंगे तो ये Fx, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये Fy, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये Fz, इस टाइप से। तो इसको जो हम लोग तोड़ रहे हैं Fx, Fy, Fz में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसमें क्या होगा? तो ये सिंगल फोर्स F के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो ये तीनों के कारण भी सेम इफेक्ट रहेगा। ब्रेक करेंगे लेकिन इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर इस तीनों का अगर जोड़ निकाले रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट F के बराबर ही होता है। ये अभी हम लोग देखेंगे भी इसके जस्ट बाद ये कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो रिजोल्यूशन मतलब यही हो गया कि ब्रेकिंग ऑफ ए फोर्स इनटू 2 or more parts such that the effect of the part will be same as that of the parent force। ये हो गया parent force। इसके बाद अब अगर हम लोग 2D में पढ़ेंगे तो 2D में यहाँ पर 2 ही पार्ट में ये टूटेगा, वहाँ 3 नहीं रहेगा। और ये जो 2 पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। इसको भी वही नाम बोलते हैं कंपोनेंट। Fy एंड Fx ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब अगर ये 90 डिग्री पर रिजॉल्व हो रहा है, जैसे y और x के बीच में कितना एंगल है? तो y और x के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 डिग्री पे रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। राइट एंगल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो इसलिए कि x और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है। यानी ये जो कंपोनेंट हो गया Fx
और ये जो कंपोनेंट हो गया एफ वाई, दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग राइट एंगल रिजोल्यूशन बोलते हैं। और चूंकि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली 2D 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग यही कंसेप्ट को करेंगे। और यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज होता है उसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री वाला ही यूज होता है, तो इसलिए हम लोग राइट एंगल रिजोल्यूशन पर ही बात करेंगे। हालांकि रिजोल्यूशन तुम अलग अलग एंगल में भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग बात करेंगे किस पर, 90 डिग्री रिजोल्यूशन पर ही बात करेंगे। तो ये है, तो अब हम लोग निकालेंगे कि वैल्यू एफ एक्स और एफ वाई का क्या होने वाला है। ये है, तो देखो हम यहाँ पर एक फोर्स को दिखा रहे हैं। पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ध्यान से समझ लोगे, और ये हो गया वाई एक्सिस। और एक फोर्स जो है ये यहाँ पर मौजूद है, ये फोर्स हमारे पास है एफ फोर्स, ये मौजूद है। ये जो एंगल बना रहा है एक्स से, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये ओरिजिन है। हमको पता करना है कि इसका कंपोनेंट एफ एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये कंपोनेंट हमको पता करना है। और एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा, यानी एफ एक्स और एफ वाई हम लोग को पता करना है। तो देखो क्या होगा, तो कंपोनेंट पता करने के लिए सिंपल सा चीज है, इसको हम यहाँ से ऐसे वर्टिकली लाइन लेके इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे ज्वाइन करा दिए। तो अब अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओ इसका नाम ए, इसका नाम बी, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड का नाम क्या हो गया, तो ये साइड का नाम हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड हो गया। ये साइड बेस हो गया और ये साइड हाइपोटेनुस हो गया, हाइपोटेनुस। तो एफ एक्स हमको निकालना है और एफ हम लोग जान रहे हैं, तो एफ एक्स बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स क्या है बेस, एफ क्या है हाइपोटेनुस, तो बेस बाय हाइपोटेनुस, बेस बाय हाइपोटेनुस क्या होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। उसी तरीका से एफ वाई बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, तो देखो एफ वाई यहाँ पे है, तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो एफ वाई का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और एफ क्या है हाइपोटेनुस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनुस क्या होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा और एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एफ साइन थीटा ऊपर में होगा और यहाँ पर एफ कॉस थीटा हो गया, ये चीज़ है एफ एक्स। ये यहाँ पर देखो और ये देखो यहाँ पर, तो ये हो गया एफ वाई। इसमें गलती हम लोग क्या कर देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ थीटा है, एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल में है, तो एफ कॉस थीटा होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है, क्योंकि तुम लोग ऐसा अक्सर गलती कर देते हो। हम देखे भी हैं कि एंगल कहीं पर भी दिया हुआ है, झट से एफ ऑफ एक्स में एफ कॉस थीटा लिख देते हो, एफ ऑफ वाई में एफ साइन थीटा लिख देते हो, तो ये सही नहीं है कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है, तो ये थीटा पर डिपेंड करता है, ये ट्रायंगल पर डिपेंड करता है। तो अभी देखो, अभी इसको जस्ट हम दूसरे तरीका से इसको हम बनाते हैं। तो ये क्योंकि स्पीड में तुम लोग बनाओगे, कंपटीशन एग्जाम में टाइम का कमी है, तो थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखने वाला बात है, तो वो तुम्हारा गलती को जो है वो मिटा देगा।
एफ यहाँ पर है। अब अगर थीटा यहाँ ना दे करके थीटा यहाँ दे दिया, ये थीटा दे दिया, तो अब अगर तुम इसको ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल इसको, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, तो ये कहलाएगा बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनुस, हाइपोटेनुस हो जाएगा ये साइड। तो अब देखो इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पर जो होगा तो एफ एक्स तो यहीं पर होगा और एफ वाई यहीं पर होगा। तो इसमें देखो, इस ट्रायंगल इसमें देखेंगे तो एफ एक्स बाई एफ, एफ एक्स इसके बराबर में होगा, तो एफ एक्स बाई एफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनुस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनुस साइन थीटा, तो इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये यहाँ पर लिख दिए एफ साइन थीटा, और एफ वाई बाई एफ, तो एफ वाई क्या चीज़ है, तो बेस है, और एफ क्या है, तो हाइपोटेनुस, तो बेस बाय हाइपोटेनुस कॉस थीटा, तो एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो डिपेंड करता है किस पर, ये एंगल, तुमको इंक्लिनेशन किसके साथ में दिया हुआ है। याद रखने वाला बात क्या है, तो देखो कैसे याद रखोगे वो समझ लो कि हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो थीटा किसके साथ है, एक्स और एफ के साथ में है, इसके साथ में है। तो जब थीटा जिस एक्सिस से बना हुआ हो उस पर अगर कंपोनेंट लाते हैं तो वहाँ कॉस हो जाता है, और थीटा जिस एक्सिस के साथ नहीं बना हुआ है तो उसके साथ अगर लेके जाते हैं तो वहाँ साइन हो जाता है, यहाँ साइन है। या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर इसको नीचे मूव कराएंगे तो ये थीटा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है डिक्रीज करते हुए, तो मतलब यहाँ कॉस हो जाएगा, और ऊपर की ओर उठाएंगे तो थीटा इंक्रीज करेगा, तो ऊपर उठाएंगे किसकी तरफ जाएगा, वाई की तरफ, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। इसमें भी अप्लाई कर लो, देखो ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज करेगा तो कॉस है, नीचे ले जाएंगे तो थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन है। ऐसे पहला बात बोले थे कि थीटा जिसके साथ बना रहेगा वहाँ कॉस होगा, वाई के साथ बना हुआ है देखो कॉस हो गया एफ वाई में, और थीटा एक्स के साथ नहीं बना हुआ तो साइन होगा। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि हर बारी में हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं और रिजोल्यूशन पे सवाल आ भी जाता है ये। तो ठीक है, अब हम लोग जो है रिजोल्यूशन के बाद देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स।